नमस्कार दोस्तों। 1 जुलाई 2024 से भारत में न्यू क्रिमिनल लॉज इंप्लीमेंट हो चुकी हैं और ये क्रिमिनल लॉज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, क्योंकि इसके पहले जो भी पुराने ब्रिटिश लॉज थे हमने उन लॉज को रिप्लेस करके नए क्रिमिनल लॉज लाए हैं और हमने चेंजिंग नेचर ऑफ द सोसाइटी और चेंजिंग नेचर ऑफ क्राइम्स को देखते हुए कुछ नए प्रोविजंस की इंक्लूजन की है। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखने वाले हैं जो कि हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन नंबर 113 है। अब ये सेक्शन 113 किस चीज से डील करता है और इसका क्या इंप्लीकेशन है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेक्शन 113 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डील करता है टेररिज्म के साथ, कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होते हैं उसे सक्सेसफुली डील करने के लिए क्या क्या चेंजेस इंक्लूड करने की जरूरतें हैं, क्या क्या प्रोविजंस है, किस एक्टिविटी को टेररिस्ट एक्टिविटी कहा जाता है और साथ में टेररिस्ट एक्टिविटी अंडरटेक करने वाले लोगों के लिए क्या पनिशमेंट निर्धारित की गई है, ये सारे चीजों को हमें समझना जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमें समझना है कि पुराने कानून और नए कानून में क्या सटल चेंजेस की गई हैं विथ अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग नेचर ऑफ द क्राइम्स, विथ अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग नेचर ऑफ द सोसाइटी, और किस तरीके से नए कानून एक होलिस्टिक अप्रोच देती हैं टू डील विद टेररिज्म। इन सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। सबसे पहली चीज है कि जब हम टेररिज्म को डील करने की कोशिश करते हैं तो हम उसे डिफाइन करना जरूरी है, कि जब तक टेररिज्म को हम डिफाइन ही नहीं करेंगे तब तक हम कैसे समझेंगे कि कोई एक्टिविटी टेररिज्म है या नहीं। अब दोस्तों, लॉज के साथ जो भी कानून बनती है ना, उसके दो स्टेक होल्डर्स होते हैं। मैं आपको समझाता हूं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। दो स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक स्टेक होल्डर वो होता है जो कि कानून को इंप्लीमेंट करता है, जिससे हम लोग कहते हैं स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो होती है, और एक होती है जो कि कानून का इंप्लीकेशन जिस पे होता है, वो चाहे आपका सिटीजन हो सकता है और वो चाहे आपका कोई क्रिमिनल हो सकता है। अब बात यह है कि जो भी कानून है उस कानून के लिए, उस कानून को ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? उस कानून को ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, उस कानून को क्लियर होना जरूरी है, उस कानून को एप्ट होना जरूरी है। अगर किसी भी डेफिनेशनल एस्पेक्ट में कुछ ऐसे आर्बिट्ररी और एम्बिगुअस टर्म्स का यूज होता है तो उसका मिसयूज चाहे वो क्रिमिनल भी कर सकता है, चाहे पुलिस मशीनरी, स्टेट मशीनरी भी कर सकती है। तो हमने टेररिज्म को डिफाइन करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स को इंक्लूड किया है जिससे टेररिज्म एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन देता है। अब बात यह आती है कि हमने ये डेफिनेशन कहां से लिया और क्या हमने पुराने डेफिनेशन में कुछ चेंजेस किए। तो दोस्तों, अनलॉफुल एक्टिविटीज यूएपीए एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। हमने इसी से टेररिज्म का डेफिनेशन को बोरो किया है, लेकिन हमने कुछ चेंजेस किए हैं जिसको हमें समझेंगे थोड़ी देर में। थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन को समझ ले कि क्या है टेररिज्म। कहा जाता है टेररिज्म इज एन एक्ट which tries to challenge, tries to hamper the sovereignty, the security, the integrity, along with the economic security of India or any other nation. And it also tries to increase and include the fear in the minds of the people. कोई ऐसा एक्टिविटी जो कि भारत की इंटीग्रिटी को हैम्पर करे, भारत की सोवरेन होने के प्रिंसिपल को चैलेंज करे और साथ में लोगों के मन में टेरर, भय पैदा करे, ऐसे एक्टिविटीज को हम लोग टेररिज्म कहते हैं। अब बात यह आती है कि इस डेफिनेशन में क्या कुछ चेंजेस सरकार ने लाए हैं जिससे यह डेफिनेशन एक होलिस्टिक बनता है। तो दोस्तों, ये चेंजेस को हमें बहुत ध्यान से देखना है कि डेफिनेशन में क्या चेंजेस किए गए। डेफिनेशन के अंदर हमने पहली बार इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एस्पेक्ट इंक्लूड किया है।
इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मैं समझाऊंगा ये क्या चीज है, ठीक है। और सेकेंड चीज जो हमने इंक्लूड किया है वो है एनी अदर फॉरेन नेशन। दोनों का इंप्लीकेशन समझेंगे कि ये क्या चीज है। दोस्तों, इनिशियली टेररिज्म को हम कैसा देखते थे? इनिशियली टेररिज्म को हम ऐसा एक्टिविटी समझते थे जहां पे केवल कोई आतंकवाद आते हैं, बंदूक से हाईजैक कर लेते हैं, मॉल में अटैक कर देते हैं, ऐसे समझा जाता था टेररिज्म। तो ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ टेररिज्म है जहां पे आर्म्स बम का यूज करते हैं। लेकिन टेररिज्म अपने समय से बहुत सारी चेंजेस अपने अंदर ला चुका है। टेररिज्म आजकल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से विदाउट यूजिंग द आर्म्स एंड एम्यूनिशंस टेरर एक्टिविटीज फैलाता है। फॉर एग्जांपल, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी टेररिस्ट फंडिंग करते हैं। टेररिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम होता है काउंटरफिट करेंसी, नकली करेंसी किसी भी कंट्री में सर्कुलेट करना जिससे उस कंट्री की इकोनॉमी डामाडोल हो जाए। तो आजकल इन सारे चेंजेस टेररिस्ट अपनाते हैं ताकि केवल आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का लड़ाई ना हो, लेकिन इकोनॉमिक एंगल में भी किसी भी कंट्री को थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं। तो हमने अपने नए डेफिनेशन में इकोनॉमिक सिक्योरिटी का थ्रेट को भी इंक्लूड किया है कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को आप चैलेंज करने की कोशिश करेंगे तब आपके अगेंस्ट टेररिस्ट के चार्जेस लग सकते हैं। साथ में हमने टेररिस्ट एक्टिविटीज को एक यूनिफाइड फॉर्म देने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि टेररिज्म किसी कंट्री में हो रहा है तो वो हमारे कंट्री के लिए कोई मुद्दा नहीं है। टेररिज्म को हमें ग्लोबल कॉमन्स की तरह ट्रीट करना है और यही कारण है कि हमने टेररिज्म के डेफिनेशन में केवल हमारे कंट्री को थ्रेट नहीं, लेकिन किसी भी अगर फॉरेन नेशन में ऐसा कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज किया जाता है तब जाके वो टेररिस्ट एक्टिविटी कहलाएगी। और वो बंदा या वो ग्रुप जो किसी भी कंट्री में टेररिस्ट एक्टिविटी भी करता है वो हमारे देश के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो वी हैव ट्राइड टू मेक टेररिज्म अ ग्लोबल इशू इंक्लूडिंग दिस टर्म दैट एनी अदर फॉरेन नेशन में भी चीजें होती है तो वो टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे लिए भी कहलाएगी। और साथ में हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंगल को भी कवर किया है। ये दो सिग्निफिकेंट चेंजेस है जो कि डेफिनेशन के अंदर हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। आई होप ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात ये आती है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एंगल को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कहा नकली करेंसी, काउंटरफिट करेंसी। तो ओरिजिनली एक कानून चल रही है जो मैंने आपसे कहा यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस कानून में लिखा था कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी जहां पे किसी भी काउंटरफिट करेंसी ऑफ हाई डिनोमिनेशन मतलब मान लीजिए कि केवल 500 रुपए का नोट में ही अगर मैन्युफैक्चर हो रही है, सर्कुलेशन हो रही है, तब वो टेररिस्ट एक्टिविटी कहलाएगा। लेकिन टेररिस्ट इस चीज को डेफिनेशन के लूपहोल्स को समझ चुके। वो क्या करते हैं, 50 रुपए के नोट के भी आजकल करेंसी बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी सर्कुलेशन करते हैं। तो इस चेंजेस को देखते हुए हमने भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक चीज इंक्लूड किया है कि हाई डिनोमिनेशन को छोड़ के हमने एनी डिनोमिनेशन कर दिया। मतलब मान लीजिए कोई टेररिस्ट बैठ के 20 रुपया का नोट भी, नकली नोट छापता है तो वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू चैलेंज द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। आई होप आप इस माइन्यूट से कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को समझ चुके होंगे। यूएपीए में केवल हाई डिनोमिनेशन के नोट में अगर आप करते हैं तब आप टेररिस्ट कहलाएंगे, लेकिन भारतीय न्याय संहिता के अंदर कोई भी डिनोमिनेशन में अगर आप काउंटरफिट करेंसी की सर्कुलेशन या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब आप टेररिस्ट कहलाने के लायक हैं। आई होप ये डेफिनेशन आप समझ चुके हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि भैया टेररिस्ट एक्टिविटी का डेफिनेशन तो हमने देख लिया, लेकिन अब ये पनिशमेंट का क्या प्रोविजन है, किस किस टाइप के पनिशमेंट इस लॉ के अंदर है, इसे हमने कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझने की जरूरत है। दोस्तों, दो केसेस होती है। पहला केस ये, जब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ने अपने एक्टिविटी को अंजाम दे दिया जिससे किसी लोगों की या बहुत सारे या किसी इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की जान चली गई।
ऐसे केसेस में आपको क्या सजा मिलेगा? इट मींस व्हेन अ टेररिस्ट एक्टिविटी हैज ऑलरेडी बीन अंडरटेकन, देन द पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट है आपका दो ही चीज होगा, या तो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी, आजीवन कारावास होगा, या फिर आपको डेथ सेंटेंस होगा। क्या होगा? डेथ सेंटेंस होगा, along with क्या? फाइन। आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। मतलब अगर टेररिस्ट एक्टिविटी अंडरटेक हो गया तो ये पनिशमेंट आपको मिलेगी। सेकेंड पॉइंट क्या है कि नॉट अंडरटेकन, मतलब सारा प्लानिंग हो चुका है कि इतना तारीख को हम लोग यहां पे बम लेके आत्मघाती हमला करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूट होने से पहले ही पुलिस वहां पे पकड़ लेती है टेररिस्ट को। तो जब तक किसी लोगों की जान मान हानि नहीं हुई है, लेकिन वो टेररिस्ट पकड़ा जाता है एक्शन होने से पहले, तो उस केस में उसे 5 साल, मिनिमम 5 साल की तो सजा होगी, से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है, प्लस आपका फाइन भी हो सकता है। तो 5 इयर्स से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट और फाइन, ये दोनों सजा तब होगी जब कोई टेररिस्ट अपने टेररिस्ट एक्टिविटी को अंडरटेक नहीं किया। यह है सेकेंड प्रोविजन। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या समझना है दोस्तों? एक चीज होती है जो कि आपको समझना है कि पनाह देना, हार्बरिंग। अब इसको समझाने के लिए आप एक मूवी जरूर देखिएगा जो कि रिसेंटली कुछ साल पहले आई थी, फना मूवी। फना मूवी एक बहुत रेलिवेंट एग्जांपल है इस प्रोविजन को समझने के लिए। मैं क्या समझाना चाहता हूं, प्लीज ध्यान देखिए दोस्तों। बहुत बार क्या होती है कि कोई टेररिस्ट किसी एक्टिविटी को अंडरटेक करने के बाद किसी के घर में डिस्गाइज्ड रूप में पनाह ले लेता है। वो बताता नहीं है कि वो टेररिस्ट है, लेकिन वो है टेररिस्ट, आपके घर में रह रहा है, बोल रहा है कि भाई मेरा ये छूट गया, मेरे पास गाड़ी था वो कहीं गिर गया, मेरा गाड़ी खो गया, प्लीज मुझे 2-3 दिन रहने के लिए दीजिए। लेकिन एक्चुअली ही इज अ टेररिस्ट, बट ही इज टेकिंग शेल्टर इन योर होम। बात यह आती है कि आपको अगर पता चल जाए, इफ यू नो, मान लीजिए मीडिया में दिखाता है कि ऐसा ऐसा हुलिया का इंसान ये भागा हुआ टेररिस्ट है, अगर आपको इसके बारे में पता चलती है तो कृपया इस नंबर पे कॉल करके पुलिस को बताएं। अब मान लीजिए आपको ये इंफॉर्मेशन पता है, आपने देख लिया, लेकिन तब भी आप इंसानियत दिखा रहे हैं कि भैया ये टेररिस्ट है, लेकिन बेचारा बीमार है, इंजर्ड है, इसको गोली लगी हुई है, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, बाद में देखा जाएगा। तो आप विलिंगली, क्या विलिंगली आप उस टेररिस्ट को क्या दे रहे हैं? पनाह दे रहे हैं। विलिंगली आप उस टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं, और ऐसे केस में आपके अगेंस्ट भी चार्जेस लगेंगे और कम से कम मिनिमम 3 साल की सजा आपको हो सकती है, और जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जा सकती है। मतलब आप किसी टेररिस्ट को जानबूझकर पनाह दे रहे हैं तो आपके अगेंस्ट चार्जेस लगेंगे और मिनिमम 3 साल की तो सजा होगी भैया, इतना ध्यान रखिएगा। साथ में आपको फाइन भी देना पड़ सकता है, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने कहा फना मूवी को देखिए। फना मूवी में आपने देखा था कि काजोल को जब पता चलता है कि आमिर खान टेररिस्ट है तो वो पुलिस को बता देती है, तो ऐसे काजोल पे कोई चार्जेस तो लगेंगे नहीं। लेकिन अगर काजोल चाहती, क्योंकि काजोल और ये दोनों मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, तो अगर काजोल आमिर खान के हस्बैंड वाइफ थी और वो अगर चाहती तो वो अपने हस्बैंड के बारे में पुलिस को नहीं बताती, तब भी उसके अगेंस्ट कोई भी चार्जेस नहीं लगते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि जो भी उस टेररिस्ट का स्पाउस है, पार्टनर है, मैरिड पार्टनर है, अगर वो चाहे तो वो अपने पार्टनर के बारे में बताए या नहीं बताए, उसके अगेंस्ट चार्जेस नहीं लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉ के अंदर भी सोशल एस्पेक्ट को ध्यान दी जाती है कि भले वो कंट्री के लिए थ्रेट है, लेकिन उससे पहले वो उसका हस्बैंड है या उसका वाइफ है, तो अगर वो चाहती है या वो चाहता है तो अपने पार्टनर के बारे में वो अगर नहीं भी बताता है, तब भी उसके अगेंस्ट कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इस प्रोविजन को समझना जरूरी है, यहां से आपके लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस आती है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। वो है कि मान लीजिए कि द रिसिप्ट ऑफ मनी, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ मनी। अब कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उस टेररिस्ट एक्टिविटी से काफी पैसा आता है। मान लीजिए कि किसी
दूर के रिश्तेदार ने आपके अकाउंट में अचानक से कहा कि भैया मैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं एक्चुअली लॉटरी जीता था, आपने मुझे पास्ट में बहुत हेल्प किया है, तो वो अकाउंट का पैसा मैं आपको दे रहा हूं एज अ, मतलब आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो आप मेरे तरफ से मान लीजिए ट्रीट है आपके लिए। तो आप बोलेंगे ठीक है भैया, चलो अच्छी बात है, 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल रहे हो, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि वो पैसा कहां से आया। अब बात यह आती है कि मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन हुआ और पता चलता है कि अच्छा ये टेररिस्ट एक्टिविटी का एक अमाउंट तो आपके अकाउंट में भी आया है। पुलिस आपके पास आ गई कि आपको पता है 1 लाख रुपया कहां से आया, बोलेंगे हाँ मेरे दूर के रिलेटिव हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने लॉटरी जीता। तो पुलिस बोलेगी नहीं, आपके साथ धोखा हुआ है, ये पैसा एक टेररिस्ट एक्टिविटी से मिला हुआ पैसा है। अब बात यह आती है कि आपके अगेंस्ट चार्जेस तो लग गए कि आपने टेररिज्म का पैसा से रखा है बैंक अकाउंट में, या फिर उस पैसा से आपने खर्चा कर दिया, कोई घर खरीद लिया, कोई गाड़ी खरीद ली, कुछ खरीद लिया। तो जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी से पैसा जो आया, उस पैसा से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो पैसा कहां से आया है, अगर आप इसे कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ कर देते हैं कि भाई पैसा तो है मेरे पास, मैंने यूज तो किया, लेकिन मेरा कोई पता ही नहीं था कि वो सोर्स ऑफ मनी क्या है, तो आपके अगर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए कोर्ट ऑफ लॉ में कि वो पैसा के बारे में, उस पैसे के सोर्स के बारे में आपको नहीं पता था, तब आपके अगेंस्ट चार्जेस लगेंगे और वहां पे भी आपको इंप्रिजनमेंट तो होगी, टाइम निर्धारित नहीं है कितने साल की, इंप्रिजनमेंट तो होगी, जो कि इंटेंसिटी ऑफ अमाउंट को देखकर आपकी लाइफ इंप्रिजनमेंट तक भी हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, और साथ में आपको फाइन तो देना पड़ेगा। तो ये प्रोविजंस के अंदर ये है कि अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर दिए कि मुझे ये पता नहीं था कि ये पैसा टेररिस्ट एक्टिविटी का है, तब तो आपके अगेंस्ट कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं कर पाते हैं कि आपको पता ही नहीं था कि ये सोर्स ऑफ मनी कहां से आया, अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाते हैं, तब आपके अगेंस्ट ये चार्जेस लगेंगे और ये पनिशमेंट होने के चांसेस। अब ये सारे प्रोविजंस के बाद हमें एक चीज कंफ्यूजिंग हो रही होगी आप सभी के मन में कि ये कौन डिसाइड करेगा कि उस पे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कोई प्रोविजंस लगेगा या फिर भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 113 लगेगा। ये कौन डिसाइड करेगा कि भैया मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल टेररिस्ट तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, ये कौन डिसाइड करेगा? तो दोस्तों ये डिसाइड करेंगे एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसका मिनिमम रैंक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। मतलब अगर आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके आईपीएस चुनते हैं और पोस्टिंग के बाद, प्रमोशन के बाद आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं, तो मिनिमम अगर आप एसपी बन गए हैं, तो आपको अगर आप कोई टेररिस्ट को पकड़ते हैं तो ये आपके पास ऑटोनॉमी रहेगी कि आप डिसाइड करें कि आप भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 113 का प्रोविजन उसके अंदर लगाएंगे या फिर उस टेररिस्ट को यूएपीए के अंदर, यूएपीए के तहत उस टेररिस्ट को पकड़ेंगे। तो ये रहा हमारा एक होलिस्टिक कवरेज ऑफ सेक्शन 113 ऑफ भारतीय न्याय संहिता विच डील्स विथ टेररिज्म। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज अगर ऐसे और कंटेंट को और यूपीएससी के होलिस्टिक स्टडीज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।